हाँ नेक्स्ट इसमें आईयूपीएसी सीख देंगे। तो बेटा अपन बात करते हैं अमोनिया की। किसकी बात करते हैं बेटा? अमोनिया होता है उसमें जो ये नाइट्रोजन है, अगर इस पे 3 डिफरेंट ग्रुप लगा होता है तो ये सेंटर क्या होता है? कायरल पेन। ये सेंटर कैसा सेंटर होता है बेटा? कायरल सेंटर। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर कायरल सेंटर की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? जल्दी दे भाई, दे 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 दे, वो भी दे दे। तो थोड़ा सिंपल सी कहानी है कि ये जैसे अपने पास अमोनिया है, जैसे इस पे अगर मैं 3 अलग अलग ग्रुप लगा दूं, एक लोन पेयर है, ठीक है, तो चारों अलग सेंटर कायरल है, लेकिन जो नाइट्रोजन है फ्लिपिंग करता है। क्या करता है? फ्लिपिंग। क्लियर है? कभी इस तरह से रहता है, कभी इस तरह से रहता है। फ्लिपिंग को अपन जीओसी में पढ़ेंगे कैसे होती है, क्यों होती है। कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है, तो ये रोटेट करता रहता है अपने आप को इस तरह से एनी टाइम। कभी इस तरह से, इसे अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं। जब ऐसा है, जैसे अपन छाता नहीं होता क्या, बारिश में ऐसे खुल जाता है, ऐसे रहता है, फिर हवा आती है ऊपर घूम के चला जाता है ना। सेम जैसे बारिश में आप छाता लेके चलते हो, हवा आती है तो नीचे वाला फोल्ड हो जाता है ऊपर, मतलब ये वाला पोर्शन कहाँ ऊपर फोल्ड हो जाएगा, मतलब इस तरह से। और इसे अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो नाइट्रोजन है वो कंटिन्यूअसली करता है। नाइट्रोजन ने काम क्या करता है? कंटिन्यूअसली। तो ये कायरल सेंटर है और इसमें एक ही कायरल सेंटर है। अरे बोलो। तो ये या तो डेस्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी, लेकिन इसकी दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होती है। तो अगर एक डेस्ट्रो तो ये क्या है? लीवो। तो डेस्ट्रो लीवो का ऑल ओवर क्या रहेगा? मिक्सर। इसलिए ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा? एकायरल। कैसा सॉल्यूशन रहेगा? समझा क्या? अरे बोलो। चलो जी। अब हमारे सामने दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चंस की कि अभी हमने क्या देखा था कि सर हमने ये चीज सीखी थी कि जब अगर आप जब आरएस नोमेनक्लेचर करते थे, तो अगर उसमें अपने पास सिंपल सा कह लेते कि भाई आरएस नोमेनक्लेचर करते समय कि सर अगर जो फोर्थ पर्सन है अगर वो बिलो द प्लेन है तो क्लॉकवाइज पे आर, एंटी क्लॉकवाइज पे, और फोर्थ पर्सन अबव द प्लेन है तो उल्टा कर दो। लेकिन अगर फोर द पोजिशन इन द प्लेन हो तो आउट ऑफ प्लेन में तो उल्टा कर दो। बिलो द प्लेन है तो ठीक है, लेकिन अगर वो इन द प्लेन ही होगी तो, जैसे ये एग्जांपल है, हाइड्रोजन कहाँ है बेटा? प्लेन में। अब क्या करोगे? तो कई बार बच्चे कहते हैं सर उल्टा कर देंगे, कई बार उल्टे में आंसर आ जाता है, हमेशा नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है कि इसे आउट ऑफ प्लेन भेजना होता है, या इन द प्लेन भेजो, कहीं भेजो। किस तरीके से? हमने सीखा था कि 3 मॉलिक्यूल का आपस में चेंज करने में कोई दिक्कत है नहीं है। तो हमने क्या किया बेटा? हाइड्रोजन को बिलो भेजना है कि सर अबो भेज दो, कि क्यों लफड़ा करूं मैं, अबो भेजू फिर उल्टा करूं, इससे अच्छा बिलो भेजो। क्या भेजो? तो किसी एक को पकड़ लो, बाकी 3 को बदल दो। तो हमें पता है फ्लोरीन को पकड़ लेता हूं मैं, किसी को पकड़ लो चाहे आरी भाषण में, जैसे इस एग्जांपल में अपन ने CH2 CH3 को पकड़ रखा है, बाकी 3 को बदलना है। तो हाइड्रोजन को मैंने कहां भेजा? बिलो। तो CH3 को कहां भेजा? फ्लोरीन की जगह, फ्लोरीन को H की जगह, क्योंकि हमें 3 जनों की जगह बदलनी है। तो इसको यहां भेजा, इसको यहां भेजा, इसको या आप किन्हीं 3 की बदल सकते थे, मुझे कोई दिक्कत है। और मैंने 4 पोजिशन को कहां भेज दिया? बिलो दी प्लेन। अब आप आरएस नोमेनक्लेचर कर सकते हो। फ्लोरीन को आप नंबर क्या दोगे? 1। फिर आप क्या दोगे? CH2 क्या नंबर दोगे? 2। और CH3 को 3। 1 2 3 क्या दिख रहा है? आर। आर का क्या होगा? आर। सबको चमका गया? तो अपन क्या बोलेंगे? इफ 4 पोजीशन प्रेजेंट इन द प्लेन देन वी कन्वर्ट इट्स आइडेंटिटी स्ट्रक्चर बाय ओड नंबर ऑफ एटम शिफ्टिंग। हम ओड नंबर की एटम की शिफ्टिंग के द्वारा उसे क्या करेंगे? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर लाएंगे। अरे बोलो। चमका गया? जैसे ये एग्जांपल फिर से अपने पास में, अब की बार 4 पोजीशन क्या है बेटा? फिर से अबव इन द प्लेन है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? बिलो दी प्लेन भेजना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को यहां भेजा, CH3 को यहां भेजा अबव दी प्लेन, और CH3 यहां पहुंचा, तो ये CH2 CH3 यहां पहुंच गया, और फ्लोरीन कहां रह गया? प्लेन में। तो बोलो। अब बेटा हाइड्रोजन तो बिलो द प्लेन जा चुका है, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 1 2 3 क्या दिख रहा है? एस दिख रहा है। एस कैसी हो? अब अपन ने इसमें फ्लोरीन को चेंज किया है, किन्हीं 3 को बदल दो, हमें कोई दिक्कत है। इसमें क्या किया? CH2 CH3 को क्या रखा था? सेम। बाकी 3 को बदल दिया, कोई फर्क है? अरे बोलो। समझा क्या? किन्हीं 3 को आपस में बदल दो। पर जो हाइड्रोजन वो बिलो जाना चाहिए, हाइड्रोजन तो यहाँ नहीं है। अब इसको किसकी जगह भेजा? यहाँ। इसको यहाँ भेज दिया, ये बन गया। या फिर इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ। फोर्थ पोर्शन को इन द प्लेन मत छोड़ो। कई बार तुक्के से आंसर सही भी हो सकता है, लेकिन हमेशा सही हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अबो द प्लेन बिलो द प्लेन तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है, बिलो में कोई टेंशन नहीं, अबो में उल्टा। लेकिन इन द प्लेन में उल्टा उल्टा, कई बार सही कई बार गलत, इससे अच्छा उसे नीचे भेज दो। हमने सीख रखा आउट शिफ्टिंग। अरे बोलो। चलो जी। नेक्स्ट वन अपने पास है टार्ट्रिक एसिड। इस चीज को बोलते हैं बेटा टार्ट्रिक एसिड, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये जो टार्ट्रिक एसिड हमें आगे जाके काम आएगा टार्ट्रेट नाम से, जब हम
सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन का नाम भूल गया मैं, फेलिंग सॉल्यूशन। क्या नाम है बेटा? फेलिंग सॉल्यूशन। उसमें ये यूज होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, CuSO4, इसका सॉल्यूशन मिला के फेलिंग सॉल्यूशन। टोलुइन टेस्ट के, टोलुइन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट पढ़ते हैं ना, ये है बेटा टार्ट्रिक एसिड। याद होने चाहिए, 4 कार्बन का एसिड है। अरे बोलो। अब देखो बड़ा ध्यान से, इस टार्ट्रिक एसिड में एक नाम आता है, लिखा था मेसो टार्ट्रिक एसिड। तो ये वाली फॉर्म इसकी मेसो टार्ट्रिक एसिड की फॉर्म है, क्योंकि इसमें 2 कायरल सेंटर तो है, लेकिन इसमें क्या है, एक प्लेनो पे। अरे बोलो। अब मुझे एक चीज पता है, अगर इसका आर होगा तो इसका एस होगा। ये मैंने मीजो की एक ट्रिक सीख रखी है कि मीजो में अगर बीच में खड़े होकर ऊपर नीचे कार्बन बराबर, तो ऊपर वाला आर तो नीचे वाला। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट में देखो बेटा, ये वाला है, ये भी टार्ट्रिक एसिड है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव टार्ट्रिक एसिड है। क्या एसिड है? देख लो, चाहे इसमें 2 कायरल सेंटर है लेकिन प्लेनो सिमेट्री नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब हमसे कई बार पूछता ऑप्टिकली एक्टिव टार्ट्रिक एसिड, सर मैं ये बनाऊं कि ये बनाऊं? मर्जी है जो बना, कोई दिक्कत है? हमें तो पता ही नहीं है ना कौन सा है। दोनों टार्ट, एक डेक्स्ट्रो दे के समझा क्या। नेक्स्ट में आता है अपने पास न्यूमेन प्रोजेक्शन। अब देखो न्यूमेन प्रोजेक्शन क्या होता है, हमें इसे सीखना है। न्यूमेन प्रोजेक्शन ये देखने का नजरिया है। देखने का क्या है? नजरिया। जैसे अपने पास CH3 है, क्लियर है। अब CH3 में से मैं इसको कार्बन नंबर 1 दे दूं, इसको कार्बन नंबर है 2। अब मैं कार्बन नंबर 1 को मैं इधर किधर से देखना स्टार्ट कर दो, मैंने नंबर इधर से देखना स्टार्ट किया। अगर आप इधर से देखते हो तो ये नंबर 1 कार्बन है, नंबर है 2। तो जैसे अगर मैं पेन को ऐसे पकड़ के देखूं तो आपको ये वाला एंड दिखेगा, ये वाला एंड नहीं दिखेगा। आप पेन को पकड़ के देखो, ये वाले एंड से आप इधर से आंख के एकदम सामने को तो ये दिखेगा, पीछे वाला एंड नहीं दिखेगा। तो जब मैं इधर से देख रहा हूं तो ये कार्बन मुझे फर्स्ट दिखेगा, ये कार्बन है सेकंड। तो जो कार्बन नंबर 1 है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्बन नंबर 2 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से। बोलो समझा क्या। लेकिन मुझे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच का बॉन्ड नहीं दिखेगा मुझे। इन दोनों कार्बन के बीच का ये बॉन्ड है, दिख नहीं सकता मुझे, तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट ही नहीं करूंगा। ये डॉट और सर्कल के बीच में, यहाँ डॉट है तो यहाँ सर्कल है, और इनके बीच में क्या बना हुआ है? बॉन्ड, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं कॉपी में रिप्रेजेंट ही। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए नंबर 1 से, तो नंबर 1 कार्बन से आप 3 हाइड्रोजन जोड़ दो इस तरह से। अरे बोलो। और जो नंबर 2 कार्बन है उससे भी 3 हाइड्रोजन है। अब नंबर 2 कार्बन सर्कल है, तो सर्कल से 3 कार्बन हाइड्रोजन लाने। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नंबर 1 कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जोड़ दिए, फिर नंबर 2 के 3 हाइड्रोजन भी अंदर से ले आते हैं। अरे वो तो आपने एक कार्बन में 6 जोड़ दिए, अगले 3 कार्बन गोले के थे, किसके थे? तो इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना। अगर मुझे ये चीज प्रोपेन के लिए बनानी होती तो अपना न्यूमेन तो 2 कार्बन का बनाता है, प्रोपेन में तो 3 कार्बन है, तो 2 कार्बन को ले लो, एक को सब्स्टिट्यूएंट बना दो। ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर है, एक क्या बनेगा? गोला, एक डॉट। नंबर 1 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक CH3, ये बॉन्ड तो दिखेगा ही, तो आप एक CH3 बनाओ, बाकी 2 क्या बना दो बेटा? अरे बोलो। फिर नंबर 2 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3, तो 3 हाइड्रोजन नंबर 2 से स्टार्ट करने, जहां नंबर 2 है। अरे बोलो, अंदर से नहीं लाने। कौन सा? हाँ हाँ, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे पीछे कोई बदना ही नहीं है, नंबर 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कहानी खत्म। समझा क्या। अगर मुझे ब्यूटेन के बनाना होता तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4, और ब्यूटेन में 4 है तो 2 कार्बन का बना सकता हूं, तो बाकी 2 को क्या बना दो? सब्स्टिट्यूएंट। किन्हीं 2 का बना दो, मुझे कोई दिक्कत है नहीं है। तो मैंने इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर है 2। नंबर 1 कार्बन से 2 हाइड्रोजन, एक CH3, ये बॉन्ड तो दिखेगा ही नहीं, एक CH3 2 हाइड्रोजन। नंबर 2 कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन, एक CH3। फिर बोलो। नेक्स्ट में मुझे बनाना होता है बेटा ग्लाइकोल, एथेन 1 2 डाइऑन, एथेन है तो ग्लाइकोल या एथेन 1 2 डाई, यही होता है बेटा, एथेन 1 2 डाइऑन ग्लाइकोल। तो ये नंबर 1, ये नंबर है 2। तो नंबर 1 कार्बन से कौन जुड़ा होता है? एक OH और 2 हाइड्रोजन, और नंबर 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक अरे बोलो चमका क्या। ये था बेटा न्यूमेन प्रोजेक्शन। क्या था बेटा? इन न्यूमेन प्रोजेक्शन से हम एक आइसोमेरिज्म समझते हैं जिसका नाम है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, लास्ट आइसोमेरिज्म। अपन ने शुरुआत की थी स्ट्रक्चरल से, जिनका 2D नाम अलग होता है, वो स्ट्रक्चरल होते हैं। फिर हम आए स्टीरियो में, स्टीरियो में हम ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में एटम के बीच की डिस्टेंस अलग होती है, 3D नाम भी अलग होता है, RS अलग होता है, सिस ट्रांस हो जाता है, क्लियर है। उसके बाद हम देखें कि आपका 2D नाम सेम होता है, 3D नाम तो अलग होता है, लेकिन मोलिक्यूल डिट्टो सेम दिखता है। मोलिक्यूल दिखता है डिट्टो सेम।
लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एनाइंशोमर्स। क्या होते हैं, एनाइंशोमर। ऑप्टिकल आइसोमर जिन्हें हम पढ़ के आए थे। और अब हमारे पास लास्ट में कॉन्फॉर्मेशनल। लेकिन ध्यान रहे, स्टीरियो आइसोमर्स में कॉन्फॉर्मेशनल भी स्टीरियो में आते हैं, सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिकल भी, सॉरी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल भी किसमें आते हैं, स्टीरियो में। तो स्टीरियो के दो पार्ट थे, सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर स्टीरियो के दो पार्ट थे, कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन के दो पार्ट थे, ज्योमेट्री और ऑप्टिकल। तो ये लास्ट है कॉन्फॉर्मेशनल। अरे बोलो। अब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर का नंबर तो कभी नहीं पूछता कितने होते हैं, हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं। अब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइज कैसे होते हैं, ड्यू टू रोटेशन अराउंड सीसी बॉन्ड। कि सर सीसी बॉन्ड के अराउंड रोटेशन अराइज होते हैं। कि सर कैसे, जैसे ये मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड और ये एक सिंगल बॉन्ड हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अलाउ है। तो जैसे ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, तो अभी देखो दोनों हाइड्रोजन दोनों हाथ में एकदम आमने सामने, अगर मैं इस हाथ को थोड़ा सा घुमा दूं तो अलग है कि नहीं। अरे बोलो। डायरेक्शनल देख, दोनों के बीच की, अब देख दोनों के बीच में एंगल सेम है, पोजीशन तो अलग हुई। ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिखेगा, ये और अलग दिखेगा, ये और अलग दिखेगा। अरे बोलो, क्या बदला, एंगल बदल रहा है, घूम रहे हैं ना, तो रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोटेट करके वापस आ जाते हैं, रोटेट करके वापस आ रहे हैं, घूम घुमा के वापस वहीं आ जाते हैं। इसे बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। क्या बोलते हैं कि ऐसी आइसोमेरिज्म जो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से अराइज होती है। सिस ट्रांस आपस में कन्वर्ट नहीं होते, जो सिस है वो सिस रहेगा, जो ट्रांस है वो ट्रांस रहेगा, लेकिन ये तो आपस में घूम के थोड़ी देर बाद वापस ही आ जाएगा, घूम घुमा के नीचे गया, फिर नीचे से इधर से घूम के वापस ही आ गया। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कि ड्यू टू रोटेशन अराउंड ए सीसी बॉन्ड, सीसी बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती रहती है। और अब आपको पता है ऐसे इनफाइनाइट बॉन्ड हो सकते हैं। किस इनफाइनाइट मतलब, जैसे अभी है मेरे पास ये 0 डिग्री पे, तो 1 डिग्री पे भी होगा, 2 डिग्री पे भी, 3 पे भी होगा, 4 की स्ट्रक्चर होगी, हर डिग्री पे होगा। और ऐसे 4 डिग्री क्यों कर रहे हो आप, 4.1 डिग्री भी हो सकता है, 4.0 तो 4.004। अरे बोलो, कितने में पॉसिबल है कि नहीं। इसलिए अपन क्या 4.004, 4.006, तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट होंगे। क्या होंगे, उन इनफाइनाइट में से अपन 3-4 को पढ़ेंगे, 3-4 को पढ़ेंगे। उससे पहले अपन एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है डाइहेड्रल एंगल। क्या है बेटा, देखो बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल, दो बॉन्ड के बीच का, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। जैसे अपने पास ये दो बॉन्ड है, ये कार्बन नंबर 1 से जुड़े हुए दो एटम है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं। अगर मैं इस चक्के को पकड़ के यूं घुमा दूं इस तरह से, तो क्या बॉन्ड एंगल बदल गया क्या, नहीं, कहां बदल गया, बॉन्ड एंगल तो अब भी वही है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल होता है ना, तो बॉन्ड एंगल तो नहीं बदला। कि सर क्या बदल गया, डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको यूं घुमा दूं, अरे बोलो, तो इस ये मॉलिक्यूल इस प्लेन में और ये मॉलिक्यूल अब किसी और प्लेन में। अब देखो दोनों प्लेन को, एक इस मॉलिक्यूल एक प्लेन में, इसमें जैसे अगर मैं कहूं ये वाला मॉलिक्यूल इस प्लेन में और ये वाला हाइड्रोजन है इस प्लेन में, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल, जैसे यहाँ पे ये भी इस प्लेन में था, ये भी इस प्लेन में था, बॉन्ड एंगल कितना है, 0। तो डाइहेड्रल एंगल कितना है, 0, बॉन्ड एंगल नहीं। अब मैंने जब इसको पकड़ के चक्के को घुमा दिया, अब ये तो यही रहा, लेकिन ये एटम किस प्लेन में आ गया, इस प्लेन में, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल क्या कहलाता है, डाइहेड्रल एंगल। तो डाइहेड्रल एंगल क्या, एंगल बिटवीन ए टू प्लेन, दो प्लेन के बीच का एंगल। अरे बोलो, क्या कहलाता है, डाइहेड्रल एंगल। समझा क्या। अब जैसे अपने पास ये ब्यूटेन है, सॉरी अपने पास, सॉरी एथेन का जो अपन ने बनाया था, न्यूमैन प्रोजेक्शन यही होता है। इसमें सारे एक दूसरे के आमने सामने, देखो बेटा किसी भी एटम को देख लो, पहले कार्बन का एटम, दूसरे कार्बन का एटम, पहले कार्बन का एटम, दूसरे कार्बन का एटम, पहले कार्बन का एटम, दूसरे कार्बन का एटम, सब एक दूसरे से कितने डिग्री पर है बेटा, 0 डिग्री पे। इसे बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, उनका क्या। इसी तरह से जो ये वाली फॉर्म है, जब मैंने इसको पकड़ के 60 डिग्री से घुमा दिया, कितने डिग्री से घुमा दिया, अपन 60 पे घुमाएंगे सबको। जैसे 60 डिग्री पे घुमाए, सब एक दूसरे के, देखो अब एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, सब एक दूसरे के एंटी हो गए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, 60 डिग्री पे आ गई स्ट्रैगर्ड फॉर्म, एंटी फॉर्म क्या आ गई बेटा, एंटी फॉर्म का क्या। नेक्स्ट ये एथेन का था, वो बाद में समझाता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपेन की। तो प्रोपेन के लिए अपने अभी पढ़ के आए थे बेटा, न्यूमैन ऐसा ही होता है। अभी सब एक दूसरे के आमने सामने, इसे क्या बोलेंगे, इक्लिप्स। क्या बोलेंगे, डाइहेड्रल एंगल कितना है, 0। 60 डिग्री घुमाओ,
चक्के को पकड़ के जैसे किसी को घुमा दो, चाहिए अंदर वाले घुमा दो, जैसे पकड़ के 60 डिग्री घुमाऊंगा सब ऑपोजिट हो गए। अरे बोलो, इसे क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? हम का क्या? नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं ब्यूटेन की। किसकी बात करते हैं? ब्यूटेन के पास ये वाली फॉर्म है। अब सब एक दूसरे के आमने सामने, तो इसे अपन ने क्या बोला? इक्लिप्स। क्या बोला? अब मैंने चक्के को पकड़ के 60 डिग्री घुमाया तो यहां पहुंच गया। अब देखो बेटा, यहां तो CH3 के सामने हाइड्रोजन था, CH3 के सामने हाइड्रोजन आ गया ऑपोजिट में, तो हमने स्टैगर्ड बोल दिया। लेकिन अभी यहाँ CH3 के सामने कौन था? CH3। तो इसका स्टैगर्ड मतलब एंटी कब आएगा? जब CH3 के सामने CH3 जाएगा। तो ये तो एंटी नहीं हुआ, और इसका नाम हो गया गोच। क्या नाम हो गया? गोच फॉर्म। चमका क्या? अब हमने इसको 60 डिग्री घुमाया, एक बार 60 और घुमा दो। इस चक्के को पकड़े जब 60 और घुमाओगे तो ये CH3 यहाँ पहुंच जाएगा, H यहाँ पहुंच जाएगा, और ये चक्के वाला H यहाँ पहुंच जाएगा। ये घुमाओ इसे पकड़ के, ये CH3 यहाँ, ये H यहाँ, ये H यहाँ। अब ये इक्लिप्स फॉर्म भी नहीं है, लेकिन डाइहेड्रल एंगल तो जीरो टाइप लग रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे कि सर ये इक्लिप्स है, तो इसका नाम क्या रख देंगे? पार्शियल इक्लिप्स। CH3 के सामने CH3 तो इक्लिप्स, तो CH3 के पास में तो क्या हो गया? पार्शियल इक्लिप्स। क्या हो गया? इस चक्के को पकड़ के और घुमाओ 60 डिग्री, जैसे 60 डिग्री घुमाया, अब देखो सब एक दूसरे के एंटी आ गए, और सब एक दूसरे के एंटी आ गए, तो अपन ने नाम क्या रख दिया? स्टैगर्ड फॉर्म। क्या रख दिया? चमका क्या? अब अपन ने क्या किया बेटा? इस चक्के को पकड़ के एक बार और घुमाया, जैसे घुमाया वापिस से पार्शियल इक्लिप्स आ गया। एक बार चक्के को 60 डिग्री और घुमाओ, वापिस क्या आ गया? गोच। और एक बार फिर से घुमाओ, क्या आ गया? इक्लिप्स। तो ये तो इसी तरह से चल रहा है, इक्लिप्स गोच, इक्लिप्स गोच। अरे बोलो। अब अपने को पता है बेटा, जो सारी कॉन्फॉर्मेशन स्टेट है, जितने भी कॉन्फॉर्मेशन स्टेट है, एक सेकेंड, इतनी दूर अपने ग्राफ तो समझे नहीं, पहले ग्राफ समझ के आते हैं। अब देखो बेटा, ये ग्राफ बनाए गए एनर्जी के बीच में, एनर्जी और डाइहेड्रल एंगल, एनर्जी और। अब देखो बेटा, इसमें सब एक दूसरे के आमने सामने, तो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल्सन से एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। और जैसे मैं इसे घुमाऊंगा, इस फॉर्म में सब एक दूसरे से दूर चले गए, तो रिपल्सन क्या हो गया? कम। रिपल्सन कम हो गया, तो ये इक्लिप्स फॉर्म थी, तो ये क्या हो गई? स्टैगर्ड फॉर्म। फिर से वापस इक्लिप्स में जाएगा, फिर से स्टैगर्ड, फिर से इसको वापस 60 घुमा दो, वापस इक्लिप्स। तो ये इक्लिप्स स्टैगर्ड होता रहता है, तो इसकी एनर्जी भी इसी तरह से चलती जाएगी। अरे बोलो, स्टैगर्ड फॉर्म की जीरो नहीं करनी, कम करनी है। अरे बोलो, तो हमसे पूछता है इक्लिप्स और स्टैगर्ड में से एनर्जी किसकी कम है? स्टैगर्ड की। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टैगर्ड। अरे बोलो। सेम कहानी इसके लिए बेटा, ये तो इसके लिए हो गया। सेम कहानी किसके लिए? एथेन के लिए। अरे बोलो, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स से चलती रहेगी। अरे बोलो, चमका क्या ग्राफ? ये भी चमका। नेक्स्ट में बात करते हैं ब्यूटेन वाले में। तो ब्यूटेन वाले में अपन सबसे पहले इक्लिप्स में, किसमें बेटा? अब देखो बेटा, इक्लिप्स से मैंने घुमा के गोच में गया। अरे बोलो, तो मुझे पता है गोच में इक्लिप्स से क्या है? कम रिपल्सन है। अरे बोलो, जब मैं पार्शियल इक्लिप्स में गया तो वापस कुछ रिपल्सन आ गया, लेकिन इक्लिप्स जितना वापस रिपल्सन है, इक्लिप्स में तो CH3 का रिपल्सन था, यहाँ CH3H का है, लेकिन गोच से तो ज्यादा रिपल्सन है। अरे बोलो, और जब मैं स्टैगर्ड में गया तो और रिपल्सन कम हो गया। अरे बोलो, और स्टैगर्ड से मैं वापस किस में आया बेटा? पार्शियल इक्लिप्स में। अरे बोलो, और पार्शियल इक्लिप्स से गोच, गोच से इक्लिप्स। तो मुझे पता है, मैं इक्लिप्स से सबसे पहले गोच में गया तो एनर्जी कम हो गई, फिर गोच से पार्शियल इक्लिप्स में गया तो एनर्जी बढ़ी, लेकिन पहले जितनी नहीं बढ़ी, कुछ कम बढ़ी। और फिर पार्शियल इक्लिप्स से मैं स्टैगर्ड में गया, स्टैगर्ड में सबसे कम। अरे बोलो, और स्टैगर्ड से वापस पार्शियल इक्लिप्स से गोच, गोच से इक्लिप्स चलता जाएगा। हाँ, इस पार्शियल इक्लिप्स की सेम एटम सेम है, तो जो गलती से लिख दिया होगा, थोड़ी सी स्ट्रक्चर को सही कर लो, यहां से यू है, दोनों को सेम दिखाना है, फ्लो में आ गया होगा, ठीक है। दोनों गोच को क्या दिखाना है? सेम। क्लियर है? अब देखो बेटा, ऑल द कॉन्फॉर्मर एक्सेप्ट इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड नॉन एज ए स्क्यू। किस समझ? स्क्यू मतलब गोच भी स्क्यू आता है, गोच भी क्या है? क्लियर है? तो इक्लिप्स और स्टैगर्ड को छोड़ के बाकी सबको स्क्यू बोलते हैं, मतलब गोच भी किस में आता है? स्क्यू। किस और कौन से कॉन्फॉर्मेशन बच गई? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अपन तो 60 घुमाए, तो गोच भी स्क्यू कहलाती है। पर गोच हमें अपने अपने गोच है, पार्शियल इक्लिप्स है, सब क्या कहलाती है? स्क्यू। लेकिन इक्लिप्स और स्टैगर्ड को छोड़ के क्लियर है, सब क्या कहलाती है? स्क्यू। जनरली क्या होता है, हमने देखा स्टैगर्ड फॉर्म क्या थी? ज्यादा स्टेबल थी। क्यों था भाई जनरली स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल? रिपल्सन कम था, तो अपन कहेंगे स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है।
फिर कौन है, गॉच। गॉच के बाद में पार्शियल इक्लिप्स, फिर इक्लिप्स। लेकिन अगर बेटा, बट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर क्या हुई बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, बट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ और सॉरी और आयन डाइपोल, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयन डाइपोल हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी स्टैगर्ड से। कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, गॉच। किस सर कैसे, जैसे ये इथाइल ग्लाइकोल है, अरे बोलो, ये इसकी इक्लिप्स फॉर्म है, ये इसकी क्या है, अगर मैं इसको 60 डिग्री घुमा दूं तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, गॉच फॉर्म है। कौन सी है, और अगर मैं इसको और घुमाते घुमाते ये इसके स्टैगर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, मानते इक्लिप्स में बहुत रिपल्सन है, इक्लिप्स में क्या बहुत है, गॉच में तो रिपल्सन नहीं है, रिपल्सन स्टैगर्ड में भी नहीं है, लेकिन गॉच में क्या है बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो क्या मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो। तो गॉच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का किससे ज्यादा हो गया, स्टैगर्ड से, वरना होना, तो अपन क्या बोलेंगे, वही रूल अपना सेम, तो सब ज्यादा होना चाहिए तो स्टैगर्ड, लेकिन हो कौन जाएगी, गॉच। कम का क्या, अरे बोलो। ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज नॉन पोलर, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमेशा क्या होता है, नॉन पोलर, चाहे कुछ भी कर लो। जैसे ये था बेटा अपने पास में ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या था, नॉन पोलर, क्या था, तो इसकी किसी भी कॉन्फॉर्मल स्ट्रक्चर में चला जाओ, ये नॉन पोलर ही है, क्योंकि हमें पता है ब्यूटेन नॉन पोलर होता है। ब्यूटेन कैसा होता है, इसका नेट जीरो होता है, नेट क्या होता है, जीरो। तो अगर ये नॉन पोलर है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था परफेक्टली ज्योमेट्रिकल जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर है। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कौन सी कॉन्फॉर्मेशन, सारे में नॉन पोलर है, सभी में क्या है। लेकिन अगर एक पोलर है, जैसे इथाइल ग्लाइकोल है, ये पोलर है, ये कैसा है, क्योंकि यहाँ डेल पॉजिटिव आएगा तो यहाँ डेल है, अरे बोलो, तो ये पोलर बना रहेगा, लेकिन जब ये स्टैगर्ड फॉर्म में जाएगा तो ये नॉन पोलर बन जाएगा, तो स्टैगर्ड में ऑपोजिट हो जाएगा ना। तो एक नॉन पोलर तो, एक तो खत्म तो हमेशा ही खत्म है, लेकिन एक अच्छा आदमी भी खत्म हो सकता है, कब एंटी हो जाए, क्या हो जाए बेटा वो, अरे बोलो, कम का क्या, अच्छा आदमी भी तो बुरा बन सकता है ना, क्लियर है। तो अपन क्या बोलेंगे, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ए नॉन पोलर, एक खत्म हमेशा खत्म है, चाहे आपने कुछ किया हो नहीं किया हो, हमेशा खत्म ही रहेगा, क्लियर है। लेकिन अगर आपने किसी सीधे साधे आदमी को छेड़ा, वो आपका एंटी हो गया, फिर वो आपको बताएगा खत्म क्या होता है, अरे बोलो। तो अपन क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल इज स्टैगर्ड, पोलर मॉलिक्यूल भी इन स्टैगर्ड फॉर्म में कैसा होगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे पूछ लेता है इथाइल ग्लाइकोल का म्यू मिनिमम कौन सी फॉर्म में होगा, स्टैगर्ड, क्योंकि नॉन पोलर है ना, सॉरी पोलर था, नॉन पोलर का तो हमेशा मिनिमम है, अरे बोलो, हाँ बोल, हाँ, एच एक होगा तो बेटा स्टैगर्ड बनेगा नहीं ना, इथाइल ग्लाइकोल की बात। फिर भी अगर वो, अगर एक भी हुआ तब भी यहाँ नीचे एच होगा, तो मिनिमम आएगा ना, बात मिनिमम आने की है, अरे बोलो। नेक्स्ट में ना कॉन्फॉर्मेशन आइसोबर ऑफ रिंग सिस्टम, अभी तक हमने जितने पढ़े ये भी कॉन्फॉर्मेशन था, लेकिन ये किसके थे बेटा, चेन के। अब हम पढ़ेंगे रिंग सिस्टम के, किसके लिए पढ़ेंगे, रिंग सिस्टम मतलब सबसे ज्यादा हमें पढ़ना है साइक्लोहेक्सेन के लिए, किसके लिए पढ़ना है, देखो बेटा साइक्लोहेक्सेन जो होता है जिसको आप ऐसे पढ़ते हो, वो साइक्लोहेक्सेन बच्चों को कंफर्म मतलब आरामदायक लगे, इसलिए अपन ऐसे बनाते हैं। रियलिटी में साइक्लोहेक्सेन ऐसा नहीं दिखता, या तो वो चेयर फॉर्म में दिखता है, इस तरह से दिखेगा, थोड़ी चेयर फॉर्म अच्छी नहीं है, मैं अच्छी वाली बना देता हूँ। या तो ऐसे दिखेगा, क्लियर है, या फिर ऐसे दिखेगा, इस तरह से। ये दो चेयर फॉर्म होती है, किस फॉर्म में रहता है, या तो चेयर इस तरह वाली या फिर चेयर उस तरफ वाली, घुमा के रख दो ना, क्या, हाँ तुम्हें भी करना है, क्लियर है, या तो ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा, ये दो चेयर फॉर्म है, क्लियर है। तो ये दोनों चेयर फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अब एक चेयर फॉर्म से दूसरे चेयर फॉर्म में सीधा ही नहीं चला जाता है, ये चेयर फॉर्म से जाता है हाफ चेयर में, किसमें जाता है, हाफ चेयर से जाता है ट्विस्ट बोट में, किसमें जाता है, और ट्विस्ट बोर्ड से वापस किसमें जाता है, हाफ चेयर में, फिर वापस इसमें जाता है चेयर में। स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, सीधे रखना, चेयर से किसमें जाओगे, हाफ चेयर, हाफ चेयर से ट्विस्ट बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड से हाफ चेयर, और हाफ चेयर से नई चेयर, अरे बोलो, क्लियर है। और ये दोनों चेयर फॉर्म एक दूसरे के क्या है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, क्या है बेटा, क्लियर है। इसकी एक और फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं बोट फॉर्म, क्या बोलते हैं, तो या तो
आपके पास जो साइक्लोहेक्सेन है बोट फॉर्म ऐसा दिखता है, क्लियर है? तो बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ये बोट फॉर्म होती है। अब मैं इनको बात करें तो अगर अपन बात करें कि अब ये साइक्लोहेक्सेन है, क्या है बेटा? तो साइक्लोहेक्सेन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो चेयर में एग्जिस्ट करेगा या फिर बोट में। चेयर या बोट, दोनों में से किसी एक में दिखेगा। अगर वो चेयर में है तो एक चेयर से दूसरे चेयर में जाएगा, और एक चेयर से दूसरे चेयर में कैसे जाएगा? हाफ चेयर ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर नई चेयर। तो एक साइक्लोहेक्सेन के दो फॉर्म है, बोट चेयर, और चेयर के फिर क्या है? चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, चेयर, हाफ चेयर एंड चेयर। अरे बोलो, तो ये दो पहले से फिक्स है, या तो बोट या चेयर, फिर चेयर में ही रोना। समझा क्या? क्या ये ऐसे होती है ना बोट? नहीं मत घूम, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। समझा क्या? अब इनमें एनर्जी की बात करें कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस फॉर्म की होती है? सबसे ज्यादा एनर्जी होती है हाफ चेयर की। किसकी होती है? फिर होती है बोट की। किसकी होती है? फिर ट्विस्ट बोट की। और सबसे कम किसकी होती है? चेयर की। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है? चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर हाफ चेयर, सॉरी बोट, और फिर आधी चेयर सबसे खराब। बोलो कोई दिक्कत है? फिर बोट, फिर ट्विस्ट बोट, और सबसे बढ़िया कौन है? चेयर। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना बेटा। उस टाइम की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। अब बात करते हैं बेटा, हम चेयर फॉर्म को अगर समझते हैं तो बेटा अपने पास ये जो चेयर फॉर्म है, इस चेयर फॉर्म में दो तरह के बॉन्ड होंगे, एक होगा एक्सियल और एक होगा इक्वेटोरियल। तो देखो एक्सियल कैसे सीखना है, जो पहला यहाँ इसको पहला मानते हुए इसकी लाइन खींच दो। ये क्या है बेटा? एक्सियल, सीधी लाइन एक्सिस पे खींचोगे वो एक्सियल है। तो पहली वाली ऊपर खींच दो, पहली ऊपर खींचने के बाद सब खींच जाएगी। पहली ऊपर खींची, दूसरी कहां जाएगी? नीचे, तीसरी कहां जाएगी? ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर एक से याद रखो। अरे बोलो, पहली पे एक्स देखो पे इससे याद रखा कि एक्सिस पे खींचना है। किस पे खींचना है? तो ऐसे ही खींचोगे एक्सिस पे, तो ये हो गया एक्सियल। क्या हो गया? एक्सियल। तो ये एक्सियल है, और उसके आगे वाली सारी एक्सियल को सीधे लाइन से खींचना। एक्सियल के याद रखो, सीधे लाइन खींचना है। ये ऊपर तो ये ऊपर तो ये नीचे तो ये ऊपर तो ये सारी एक्सियल फॉर्म है। क्या है बेटा? याद हो गया? एक याद रखो। अब ये एक्सियल है, तो इसके साइड में पैरेलल में खींचोगे वो इक्वेटोरियल है। वो क्या है? जो एक्सिस पे ना हो। अब एक इक्वेटोरियल नीचे, तो अगली वाली ऊपर, ये ऊपर तो ये नीचे तो ये ऊपर तो नीचे, यूं 90 डिग्री कुछ नहीं होता ऐसे किसी एंगल पे, 109 कुछ होता है, ठीक है। एंड बॉन्ड एंगल तो भी रहने वाला है sp3 वाला ही, इस तरह से रहती है। तो यूं, ये यूं है तो ये इधर से यूं, क्लियर है? तो एक याद रखो, तो सीधा सिंपल सी कहानी है कि सर जैसे आप दोनों को एक साथ बनाए, एक्सियल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब इसका एक्सियल ऊपर तो इक्वेटोरियल अपने आप नीचे होगा, तो इसका नीचे तो इसका ऊपर, ऊपर तो नीचे, नीचे तो ऊपर, नीचे तो सॉरी ऊपर तो नीचे, नीचे तो ऊपर। अरे बोलो समझा क्या? अब इन एक्सियल इक्वेटोरियल में हमसे रिलेशन पूछता है, जैसे नंबरिंग कर दो, मैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दी। आपसे एक्सियल एक्सियल में रिलेशन बताना है 1 और 2 के। तो देखो सिस और ट्रांस केस देखना होता है, दोनों सेम साइड है क्या? तो इसका एक्सियल ऊपर जा रहा है, इसका एक्सियल है। तो अगर इन दोनों का एक्सियल इक्वेटोरियल सॉरी दोनों के एक्सियल ऊपर नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों एक सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? इन्हें बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं? 1 2 के अंदर बेटा जो 1 2 है उसमें इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल को देखो, 1 2 के सिस केस है, ये नीचे आ रहा है ये ऊपर जा रहा है, ये भी क्या है? ट्रांस। क्या है बेटा? 1 2 के एक्सियल इक्वेटोरियल को देखो, इसका एक्सियल ऊपर जा रहा है, इसका इक्वेटोरियल ऊपर आ रहा है। अरे बोलो, इसका इक्वेटोरियल नीचे जा रहा है, इसका एक्सियल है, क्या कहलाएगा? सिस। क्या कहलाएगा? 1 2 को छोड़ो, मैं तो कहता हूं 1 3 को देखो। अरे बोलो, तो 1 3 में क्या है? ये 1 3 1 पे जो एक्सियल है वो ऊपर जा रहा है, इसका भी एक्सियल ऊपर जा रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है? सिस। क्या है बेटा? अरे इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में देखो, ये भी क्या है? सिस, दोनों नीचे जा रहे हैं। और एक्सियल इक्वेटोरियल, इसका ऊपर तो इस नीचे, इसका ऊपर तो इसका, 1 3 के बाद 1 4 देखो, एक्सियल एक्सियल है, ट्रांस, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है, ट्रांस, और एक्सियल इक्वेटोरियल है, सिस। ऐसे किसी का पूछ ले, 2 3 2 5 किसी का पूछे। अरे चमका क्या?
अब है कन्वर्जन ऑफ वन साइक्लिक फॉर्म इनटू अनदर साइक्लिक फॉर्म। एक साइक्लिक फॉर्म को दूसरी साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मतलब चेयर फॉर्म में, सॉरी, एक साइक्लिक फॉर्म को चेयर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो ये सब कॉन्फॉर्मेशन है, क्या है बेटा, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए। याद करो, स्ट्रक्चरल नहीं होता है तो ज्योमेट्री नहीं देखता, ज्योमेट्री होता है तो ऑप्टिकल नहीं देखता। अब ये तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, अब ये सारे सेम होने चाहिए, तो मतलब स्टीरियो नहीं बदलनी चाहिए। कौन सी, कॉन्फ़िगरेशन वाली, कौन सी वाली, मतलब अगर कोई सिस है तो सिस रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस। मैं कुछ भी पढ़ा दूं चाहे रूल में, सिस का सिस रहेगा, ट्रांस का। पहली चीज यही देखनी है, बाकी दूसरी चीज जब जब सेकेंडरी है। पहली चीज क्या है, सिस का सिस, ट्रांस का। तो हमने क्या देखा बेटा, स्टीरियो रिमेन कांस्टेंट। स्टीरियो रिमेन कांस्टेंट मतलब कौन सी, कॉन्फ़िगरेशन वाली की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, क्लियर है। चाहे मॉलिक्यूल स्टेबल बने चाहे अनस्टेबल, मैं नहीं जानता इतना। अरे बोलो, नेक्स्ट वन है, इफ स्टीरियो वो भी कौन सी, कॉन्फ़िगरेशन वाली, इज कांस्टेंट देन वी स्टार्ट फ्रॉम ए बल्की ग्रुप। तो हम सबसे पहले बल्की ग्रुप पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, क्लियर है। और बल्की ग्रुप कहां होना चाहिए बेटा, प्रेजेंटेड इक्वेटोरियल पोजीशन। बल्की ग्रुप कहां होना चाहिए, इक्वेटोरियल। हमें इस तरह से स्टार्ट करना है कि बल्की को कहां फेंको, इक्वेटोरियल पे, क्योंकि बल्कि इक्वेटोरियल पे रहेगा तो रिपल्सन कम करेगा। रिपल्सन क्या करेगा, कम। जैसे ये अपने पास मॉलिक्यूल है बेटा, बोलो, अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है, मुझे इसे क्या करना है, कन्वर्ट। तो ये बल्कि ग्रुप है अपने पास में, जैसे सॉरी साइक्लिक ग्रुप है, और कहता है इसको चेयर में कन्वर्ट करना है। तो मैं सबसे पहले बल्कि ढूंढूंगा। तो बताओ, बल्कि ग्रुप ये CH3, ये CH3, ये 2 कार्बन का मतलब बल्कि है ये। बोलो, अब हमने इसमें आईयूपीएसी वाली नंबरिंग कर ली। आईयूपीएसी नंबरिंग क्या होती है बेटा, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां से सबट्यूनो क्या मिले, मिनिमम। तो हमने इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको इस नंबरिंग में कोई दिक्कत है, ऐसे हमने एक रिंग बना ली, सॉरी चेयर फॉर्म बना ली। हमें तो बनानी थोड़ी एग्जाम में बनी बनाई आएगी। इसमें भी इसमें तो कई नंबरिंग कर लो, अपने पास है 1 2 3 4 5 है 6। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 4 पे बल्कि ग्रुप है, और ये बल्कि ग्रुप कहाँ होना चाहिए बेटा, इक्वेटोरियल पे। कहाँ पे होना चाहिए, तो मैंने इक्वेटोरियल पे लगा दिया। चमका क्या, बोलो, तो बल्कि तो इक्वेटोरियल पे गया। अब मैं क्या देखूं बेटा, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब इसके हिसाब से देखना है। 4 और 1 एक दूसरे के क्या है बेटा, ट्रांस। तो ये दोनों एक दूसरे ट्रांस कब होंगे, ये ऊपर गया तो ये कहाँ आना चाहिए, नीचे। अरे बोलो, 1 और 2 एक दूसरे की क्या है, सिस। तो ये नीचे गया तो ये भी क्या होना चाहिए, नीचे। आगे जैसा बने उससे बना दूंगा, बस बल्कि को देखूंगा। और मैं अगर मान लो ऑप्शन में मुझे 4 ऑप्शन दिए, तो मैं ये ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा, क्लियर है, कि पहला काम देखूंगा स्टीरियो सेम रहे। स्टीरियो क्या रहे भाई, आपको एग्जाम में कैसे देखना है, किस तरह में तो बनाना तो ही नहीं, आपने तो बनाना सीखा है। तो आपको बनाना नहीं है, आपको क्या करना है बेटा, सिंपल सा करना है कि इक्विट, आपको सिंपल सा मॉलिक्यूल दिखाएगा, आपको बहुत सिंपली से देखना है कि पहले 4 ऑप्शन में ढूंढो कि 1 और 4 ट्रांस होने चाहिए और 1 और 2 क्या होने चाहिए, सिस। ऑप्शन जिन ऑप्शनों में नहीं है उनको पहले काट दो। बल्कि ग्रुप बाद में देखेंगे कि इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, पहला क्या रहना चाहिए, सिस का सिस, ट्रांस का ट्रांस। समझा क्या, जैसे ये अपने पास मॉलिक्यूल है, कहता है इसका कन्वर्ट करो। तो बताओ इसमें बल्कि ग्रुप कौन सा है, सेकंड वाला, क्लियर है। तो हमने आईयूपीएसी नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4 आगे 5 6 नंबरिंग। इसमें भी फिर अपने इसमें तो कहीं लगा दो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें एटम तो खुद ही लगाएंगे। तो C2H5, सॉरी, ये जो सेकंड वाला ग्रुप है ये कहां पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे। तो सेकंड ग्रुप को हमने कहां भेज दिया, इक्वेटोरियल पे। अब 1 और 2 एक दूसरे के क्या है, ट्रांस। तो ये एक दूसरे के ट्रांस है, तो ये इधर ऊपर गया तो वो कहां आना चाहिए, नीचे। 1 और 4 एक दूसरे के क्या है, सिस। तो ये नीचे गया तो ये भी क्या आना चाहिए, अरे बोलो, चमका क्या। जैसे ये अपने पास में कहता है इसका बनाओ, ये दोनों क्या है बेटा, किसी को ले लो भाई, दोनों सेम ही ग्रुप है। तो दोनों क्या है बेटा, सिस है। तो किसी को अगर मैंने इसको OH को नीचे लगाया तो ये भी क्या आएगा, नीचे। इसको अगर ऊपर लेता तो ये भी कहाँ आता, ऊपर। और चमका क्या, हाँ, एक बल्कि को लेके बाकी सबको एडजस्ट कर देते हैं। ना ना, एक्सेल पे नहीं लगा रहे, उसके बेस पे स्टीरियो रख रहे हैं। ये मेन सेकंड है, तो सेकंड को मैंने इक्वेटोरियल पे फेंका। अब 1 इसके क्या आना चाहिए बेटा, सिस आना, ट्रांस आना चाहिए। तो अब में चाहे एक्सेल है इक्वेटोरियल, मुझे कोई दिक्कत है नहीं है। जो सेकंड और फोर्थ एक दूसरे क्या है, ट्रांस। तो ट्रांस आने चाहिए, तो ये ऊपर गया तो वो नीचे आना चाहिए, वो एक्सेल है चाहे इक्वेटोरियल। फिर बोलो, नेक्स्ट वन है, व्हेन वन चेयर फॉर्म कन्वर्ट इनटू अनदर। अगर एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, अनदर, देन चेयर फॉर्म
that axial position convert into equatorial position and vice versa. कि सर ऐसा क्यों होता है? देखो अपने पास ये चेयर है, अगर मैं इसको पकड़ के नीचे की तरफ फोल्ड करूंगा यूं, तो तुम्हें पता है जो एक्सियल है वो अपने आप इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। देखो यही तो है, ये इक्वेटोरियल वाले हाइड्रोजन इधर है, तो आप इसको पकड़ के देखो ना खुद से ही, इसको पकड़ के मैं नीचे खींचूंगा तो ये CH3 तो यहीं रह जाएगा ना ऊपर ही, और हाइड्रोजन नीचे आएगा ही। अरे बोलो, और आप इससे पकड़ के नीचे करोगे तो ये CH3 जो नीचे था ऊपर, वो ये ऊपर हो जाएगा, ये तो ऊपर का ऊपर रह गया ना यूं का यूं। आपने इस बॉन्ड को पकड़ के यूं नीचे कर दिया, ये नीचे आ गया तो CH3 आपको ऊपर दिखेगा अपने आप ही। तो देखो यही तो है। अरे बोलो, अरे तो ये पकड़ के नहीं, इसको नीचे किया है मैंने, इन दोनों बॉन्ड को इसको पकड़ के नीचे कर दिया। देख ये तो फिक्स है ना अपनी जगह, यूं बैठा है बेचारा, यूं था यूं बैठा है, तूने इसको पकड़ के यूं नीचे कर दिया तो ये तो अपने आप ऊपर हो गया ना। ये पहले यूं था, मैंने तो किसी को स्टील छेड़ी नहीं मैंने, तो देख लेते हैं ये दोनों अभी भी क्या है, सिस है, अभी भी क्या है सिस, स्टील तो छेड़ेगी नहीं ना। तो बस मैंने क्या किया, पकड़ के यूं, इसको पकड़ के यूं तो उठाया, जब पकड़ के किया तो ये नीचे आ गया, देख इसको पकड़ के नीचे करियो, मोड़ दे भाई, ये इस तरह से पेन से ही तो है, इस तरह से तो है, पकड़ के यूं घुमा के नीचे कर दिया। फिर बोलो, बस ये ध्यान रखना है जो एक्सियल आपने वो कौन सा करके दिखाना है, ऑप्शन में ढूंढना है जो एक्सियल और इक्वेटोरियल हो जाए, इक्वेटोरियल वाला एक्सियल, लेकिन क्या ध्यान रहे, सिस ट्रांस का पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, कहानी खत्म, मतलब पहले जो कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझा क्या, बस एक्सियल का इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का एक्सियल होगा, बाकी कोई टेंशन है नहीं है, समझा। जैसे ये मॉलिक्यूल है, मैंने अगर इसको पकड़ के दूसरे चेयर में ले गया तो हमें कौन सा लेके जाना है, पर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये वाला आइटम अभी कहाँ है, एक्सियल है, अब आपको ये कहां दिखेगा, इक्वेटोरियल, यहां जो क्या था एक्सियल वो भी क्या दिखेगा, लेकिन अभी भी सिस है, अभी भी सिस है, समझा क्या, कुछ नहीं बदलता, इसी को बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, एक्सियल का इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का एक्सियल हो जाना, समझा क्या। अब कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी बिटवीन टू चेयर फॉर्म, दो चेयर फॉर्म के बीच में स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करोगे, क्लियर है। तो बट हम कहेंगे विच वन हैव हाई नंबर ऑफ एटम एट इक्विवेलेंट पोजीशन, जिसके इक्विवेलेंट पोजीशन पे जितने ज्यादा एटम होंगे वो अनस्टेबल है, वो क्या है बेटा, इक्विवेलेंट, सॉरी वो स्टेबल है, वो क्या है, क्योंकि जितने ज्यादा इक्विवेलेंट पोजीशन पे एटम होंगे उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। क्यों होगा भाई उतना ज्यादा स्टेबल, रिपल्सन क्या होगा कम, इक्विवेलेंट पे जितना ज्यादा रहोगे रिपल्सन, तो जिसमें आपको चार स्ट्रक्चर देखे पूछे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है, तो जिसके इक्विवेलेंट पे सबसे ज्यादा एटम होने चाहिए, वो बल्कि वो भी। नेक्स्ट बना इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हुई देन फॉर्म विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल, जिस फॉर्म के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, ज्यादा। जैसे अपन एग्जांपल ले, जैसे ये दोनों है, तो मुझे पता है कि इसमें एक ही CH3 है, लेकिन वो एक्सियल इसमें क्या है इक्वेटोरियल, तो ये दोनों है तो एक दूसरे के कॉन्फॉर्मेशन ही, इसको आपस में कन्वर्ट होते हैं तो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो मैंने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब मुझे पता है इन दोनों में से प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट क्या बनेगा, ज्यादा, और अगर प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा बनेगा तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, दोनों लिख के ऐसे पूछता है कि किस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होगा, तो प्रोडक्ट ही क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल, और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब उसका क्या होगा बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन हो। जैसे ये दोनों देके पूछा कि इक्विलिब्रियम के बारे में क्या कहना है, तो आपने पहले तो देखा दोनों एक दूसरे के कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर होने चाहिए। देखो बेटा दोनों क्या है, सिस, अभी भी क्या है सिस, ये दोनों अभी भी क्या है ट्रांस, अभी भी क्या है 1 और 3 ट्रांस, कहीं चेंज नहीं है। अब ये कन्वर्ट हो रहे हैं, पर इसमें देखूंगा तो इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितने, एक और है, दो, सॉरी इसने, इसका एक्सियल ऊपर होता है ना बेटा, ऊपर नीचे, तो इसका तो एक्सियल ऊपर होता है ना, इसका मतलब भी क्या है इक्वेटोरियल। तो इसमें कितने इक्वेटोरियल है, दो, और इसमें देखें तो देखो बेटा ध्यान से, ये कौन है बेटा एक्सियल, क्योंकि इसका एक्सियल ऊपर होगा, तो इसका कहां होगा नीचे, तो इसका ऊपर, इसका नीचे, तो अब कितने एक्सियल पर है, दो, एक्सियल पे कितने, दो, जबकि यहाँ एक्सियल पे सिर्फ कितना था, एक, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, इसमें एक्सियल कितने हैं, दो, इसमें एक्सियल कितना है, एक, और इसका मतलब दो इक्वेटोरियल है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल।
और ये अगर ज्यादा स्टेबल है मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन ए रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है मतलब इक्विलिब्रियम क्या लेस देन ए 1। जैसे अब ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों का है एक्सियल है और इसमें दोनों का है इक्वेटोरियल सिस के सिस है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। स्टेबिलिटी बाद में देखेंगे, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले क्या है, तो इस H बॉन्डिंग का अपना रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम क्या आएगा लेस देन 1। ये आमने सामने यूं रहते हैं और ये दोनों यूं हो गए बेटा, अब OH OH क्या हो गए दूर, दूर हो गए तो बॉन्ड बनाना क्या हो गया पॉसिबल नहीं, दोनों एक्सियल पे ही यूं रहते हैं पास पास बॉन्ड बना लेंगे, एक यूं हो गया एक यूं हो गया। अब जैसे ये दोनों फॉर्म है, यहाँ दोनों के दोनों एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, एक एक्सियल एक तो बराबर है, तो मतलब के इक्विलिब्रियम क्या आएगा 1। समझा क्या? एक चीज ध्यान रखना, sp3 हाइब्रिडाइज एटम होते हैं ना वो ज्यादा बल्कि होते हैं किनके कंपैरिजन में, sp2 हाइब्रिडाइज वाले के। sp2 हाइब्रिडाइज वाला ज्यादा बल्कि होता है sp से। कि सर क्यों? क्योंकि sp मॉलिक्यूल होता है लीनियर, क्या होता है अपने आप ही भीड़ भाड़ कम करेगा, लेकिन अगर यही चीज मैं अगर sp2 वाला बनाऊं तो वो ऐसा होता है, तो बताओ बल्कि नहीं ज्यादा बड़ी कि नहीं बड़ी, लेकिन यही चीज अगर मैं एक sp3 वाला बनाऊं तो भीड़ भाड़ ज्यादा बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, तो बोलो। तो ध्यान रहे sp3 हाइब्रिडाइज एटम होता है वो ज्यादा बल्कि होता है एज कंपेरिजन टू sp2, और sp2 वाला ज्यादा बल्कि होता है sp वाला तो लीनियर होता है तो बल्कि क्या होता है कम। अरे बोलो। नेक्स्ट बना बेटा कि ड्यू टू फ्लैगपोल रिपल्सन। देखो फ्लैगपोल रिपल्सन क्या होता है, अगर आपने कोई भी नाव देखी होगी जो समुद्र में चलती है उसके आगे और पीछे दोनों तरफ उस देश का झंडा होता है, जिस देश की वो नाव होती है उसका फ्लैग लगा होता है, क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी, हमारे जो बोट फॉर्म है उसमें भी तो आप देखोगे तो एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन है इधर है, और दोनों एक दूसरे के लिए, जैसे अगर ये नाव है तो मैं इनको क्या बोलूंगा बेटा, इस बोट के लिए मैं इसे क्या बोलूंगा फ्लैग, और इन दोनों हाइड्रोजन में क्या होता है रिपल्सन, क्या होता है। और जबकि यही चीज अगर मैं चेयर फॉर्म में देखूं, इन दोनों हाइड्रोजन में रिपल्सन होने का सवाल ही, तो इस फ्लैगपोल रिपल्सन निकालने क्या बोलते हैं, ड्यू टू फ्लैगपोल रिपल्सन बोट फॉर्म इज लेस स्टेबल एज कंपैरिजन टू चेयर फॉर्म। बोलो। तो हमसे कई बार क्वेश्चन आता है कि बोट और चेयर में से बोट क्यों कम स्टेबल है, फ्लैगपोल है रिपल्सन, लेकिन इसमें भी फिर से वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। अगर मान लो बोट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 1 और 4 में, लेकिन हाँ और तो लेकिन चेयर में तो नहीं होगी, तो अगर ये वाली सिचुएशन है इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी चेयर से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई तो हमें ज्यादा स्टेबल कौन है चेयर, और रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो रिपल्सन के कारण अनस्टेबल, रिपल्सन के कारण चमका क्या, ये तो मैं नहीं करना, ठीक है ये तुम्हारे लिए नहीं है, नहीं ये वाला नहीं करना, ये भी नहीं करना। इसके बाद का अपन कितना बच गया 65 पेज है, कितने कितने पे आ गए अपन, बाकी कल कर देंगे। अब आप आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन करना शुरू कर दो, आपको पीडीएफ दे रखी है, ठीक है। कल डाउट्स क्या, डाउट्स कल इसे खत्म करके कल डाउट्स ले लेंगे, आईपीएससी के डाउट ले लेंगे कल।